देखिए कल यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसा कि आप लोग को मालूम होगा द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है इसमें ये 4 डिग्निटरीज जो है वो आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो वाइस ये जो प्रेसिडेंट हो गए ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो ये जो है सेकंड मोस्ट जो है ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी। तो अब इसमें जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा या राज्यसभा या, और इसका क्या नाम है? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा को क्या कहते हैं बताइए? हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, अपर हाउस। ठीक है, और क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। ठीक है, जैसे कल ही हम लोग परमानेंट हाउस, जैसे कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, है ना? मतलब ये क्या है? इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। और कल जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोरोग हो सकता है कि नहीं राज्यसभा? हाँ, प्रोरोग हो सकता है। प्रोरोग मतलब कि टेम्पररी सस्पेंशन। और ये किसमें था? कौन प्रोरोग कर सकता है? प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। तो उसमें क्या है कि 2-3 वर्ड्स क्या था? सम्मन, उसके बाद से क्या है कि सेशन को जैसे कि बुलाना, उसको सम्मन, प्रोरोग और डिसोल्यूशन। तो डिसॉल्व केवल लोकसभा होगा, लेकिन प्रोरोग और सम्मन जो है ये दोनों होगा। ठीक है, तो चेयरमैन जो भी होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या होगा? एक्स ऑफिसियो जो है वो चेयरमैन होगा। यहाँ टर्म यूज किया जाता है चेयरमैन, इतना ही। और इसके साथ साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ये मेंबर जो होते हैं किसी भी सदन के नहीं होते हैं। मेंबर जो है ये नहीं होते हैं इधर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, तो अब राष्ट्रपति हैं तो जाहिर सी बात है कि चेयरमैन जो भी होगा, मतलब कि उनको क्या कहा जाएगा? चेयरमैन ही उनको बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा के नहीं है। जबकि स्पीकर जो होता है, लोकसभा का स्पीकर, वो लोकसभा का क्या होता है? वो सदस्य होता है पहले, और उसके बाद क्या होता है? वो स्पीकर होता है। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर वो भी, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है ये नहीं है। ठीक है, और ये जो है इसके साथ साथ, और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पहला एक क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख लीजिए, बताइए। एक तो सबसे पहला जो है कि ही मस्ट बी
सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? शैल कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या है बताइए? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा नहीं, वो तो ठीक है। और क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए और क्या योग्यता होनी चाहिए? हो गया। राष्ट्रपति के लिए बताइए, इतना आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे मूल जो है ये एक प्रश्न, राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता में एक क्या डिफरेंस है? एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है? योग्यता के बारे में पूछ रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलो, आप लोग बोलो ना, किसी को नहीं मालूम है? ये आप उनका ये बता रहे हैं ना अथॉरिटी, ये योग्यता हम पूछ रहे हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए कौन योग्य है? जो भी ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। देखिए, एलिजिबल टू बी a member of काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसकी योग्यता वो रखता हो राज्यसभा के सदस्य बनने की। और प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि लोकसभा के सदस्य बनने की वो योग्यता रखता। राज्यसभा का सभापति तो वो होता ही है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के, यहाँ लिखा हुआ है भाई। हाँ, तो योग्यता के विषय में तो हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? हाँ, 10 साल कहाँ एडवोकेट होना चाहिए? या फिर 5 साल हाई कोर्ट का जज अगर हो तो उसके बाद से वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 5 साल हाई कोर्ट। हाँ, 10 साल सुप्रीम कोर्ट क्या वकालत का। हाँ, और 5 ईयर जो है। हाँ, तो इसमें नॉट सेम विद प्रेसिडेंट हैज टू बी एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये राज्यसभा के, हाँ, राज्यसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी रखते हों। होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक सबसे बड़ा जो है डिफरेंस। क्या हो गया, कुछ पूछे हो क्या? नहीं, ये क्लियर हो गया? तो अब इसमें जो है ये वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा और क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट इनका जो इलेक्शन होता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, इलेक्टेड एंड दोनों। मेंबर ऑफ, हाँ, मेंबर ऑफ
both the houses of the parliament, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के। और इनका क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट आपके रिजाइन कर दिए, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर क्या क्वेश्चन है इनका, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, गुड, ठीक है। अब समझिए, अब इसमें क्या है कि रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना, इनकी मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र दे दें, है, किसका महाभियोग, नहीं महाभियोग का वो तो उनको हटाने का प्रक्रिया ना, तो मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहे अगर, तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी भी तरह से ये वैकेंट अगर है, हाँ, तो इस केस में कौन चार्ज ले लेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा और क्या है, इनका जो टर्म होता है वो कितने, हा? 5 साल का, लेकिन ध्यान दीजिए जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका 6 साल का। और इसके साथ साथ और क्या है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तथ्य बताइए। वो कितना सही फैक्ट बता, हाँ, ये तो सबसे पहले जो है यही लिखा गया, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। और बताइए, इनके रिमूवल का ग्राउंड क्या है, किस रिमूवल जो इनका होता है वो किस ग्राउंड पे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस ग्राउंड पे होता है, राष्ट्रपति का नहीं, महाभियोग तो ठीक है, इम्पीचमेंट लगा, ग्राउंड क्या है, किस आधार पे आपको हटाया गया, क्या आप प्रोसीजर समझाने लगे कि कैसे हटाते हैं, आप क्वेश्चन आप समझे क्या है, 2 वर्ड होता है, एक को बोलते हैं मैनर, आप बता रहे हैं कि किस तरीका से हटाया जाता है राष्ट्रपति को, दूसरा होता है ग्राउंड्स, मतलब किस आधार पे उनको हटाया जा रहा है? हाँ, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको, एक सेकंड, ये जो हटाने का ये जो ग्राउंड होता है किसका होता है, प्रेसिडेंट का, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड है, क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ रहे, हिंदी में बोले, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है, तो आप बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को इस तरीका से हटाया जाता है, समझ में आ रहा है, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर नहीं, जो सिद्ध कदाचार, चलिए शुद्ध हिंदी में ही आ गया, जो सिद्ध कदाचार, अब ये क्या मतलब हुआ ना, हिंदी ना बोले तो इसको बोलते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, एक सेकंड, या और इनकैपेसिटी, ये जो आप बता रहे हैं इनकैपेसिटी मतलब क्या, अक्षम है ना, तो ये कौन है, ये जजेज का है, हाँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और सिद्ध कदाचार, ये क्या है, ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है, क्वेश्चन क्लियर है ना, मतलब ठीक ही भाषा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा,
हम तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई फ्रेंच या स्पेनिश यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक तो है। क्वेश्चन आप या देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन क्या है ना उसको समझिएगा तो आंसर कर दीजिएगा। किस आधार पे हटाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? प्रोसीजर ही समझा दीजिए। क्या बता रहे थे, कैसे हटाते हैं, प्रोसीजर ही बता दीजिए। क्या लगाया जाता है? भूल गए? जो भूल गए वही बताइए, क्या भूल गए? भाई जो भी किया था हमको प्रोसीजर समझाइए, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं। ये आप लोगों को पढ़ाया गया कई बार। हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी राज्यसभा में डिफाइन ही नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है 272, ये कभी होगा ही नहीं हुआ। उसका क्या मतलब होता है? राज्यसभा एब्सोल्यूट, अब मेजोरिटी भी आप लोग भूल गए क्या? मेजोरिटी जो है सिंपल मेजोरिटी, इसी को फंक्शनल बोलते हैं। दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, चौथा होता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इस स्पेशल मेजोरिटी में एक और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो मेजोरिटी जो है इसी के बारे में ये चर्चा होती है, सिंपल मेजोरिटी और आपका स्पेशल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी जो स्पेशल मेजोरिटी है वो क्या है? तो ये आपका 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके साथ साथ जैसे कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना, अभी रिसेंटली आर्टिकल 368 आप लोग पढ़े हैं, उसमें जो ये फेडरल स्ट्रक्चर या फिर कुछ चेंजेस करना है तो उसमें अदर जो हाउसेज होते हैं स्टेट असेंबलीज, उनसे जो है ये पास करा के लाया जाता है। तो मेजोरिटी वो और स्पेशल मेजोरिटी वो एक हो गया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बताता है। जैसे कि 272 आपका जो है, तो ये कभी राज्यसभा में ये चर्चा ही नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो जाएगी। ये हमेशा जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो ये लोकसभा के लिए है। ठीक है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी जो है यही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका होता है। ऑल द देन मेंबर्स लिखे भी होंगे आप, all the then members of the house। the then members मतलब तत्कालीन सदस्य, मतलब कि उसमें से वैकेंसीज को हटा लिए। अगर कोई मान लीजिए कि राज्यसभा का कोई सदस्य है, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाए या लोकसभा का वो कंटेस्ट किया और इलेक्शन जीत जाए, तो वो वहां से रिजाइन करेगा, तो वो वैकेंसीज को हटा लिए। तो जो रिजोल्यूशन जो आप बता रहे हैं अभी की जो वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाएंगे तो लोकसभा में रिजोल्यूशन आएगा कि राज्यसभा में? कहां कैसे हटते हैं? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में हटेंगे तो उसमें क्या है कि द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर्स का मतलब वैकेंसीज को हटा लिए। जैसे कि टोटल अगर राज्यसभा की सीटें हैं कितनी, 250, 250 में से मान लीजिए कि वैकेंसीज हैं 20 सीट क्या है, वैकेंट है, तो कितना हो गया 230। तो 230 तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कितना नंबर चाहिए बताइए? 230 तो 2/3 कहां से हो गया? 116। हाँ ये चाहिए वीपी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग से नहीं है, इसमें क्या है, जितना नंबर है उसमें से वैकेंसीज को हटा लेंगे। ऐसे भी राज्यसभा का जो है ये हर 2 साल के बाद क्या होता है, उसके सदस्य
पढ़ते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो सीटें वैकेंट हैं तो उन सीटों को हटा लीजिए। अगर मान लीजिए कि 250 में 50 वैकेंट है तो सिर्फ कितना चाहिए, 101 नंबर चाहिए आपको हटाने के लिए। तो ये हो गया प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है वो तो आप गलत बता ही रहे थे, मैनर आपको मालूम ही नहीं था। राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जैसे जो चेयरमैन है, इनको हटाने के लिए कोई ग्राउंड डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको जब चाहिए हटाया जा सकता है। तो किसके बारे में हम बात करना है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट नोटिस आप दे दिए अगर उनको 14 दिन का, उसके बाद से उनको कोई ग्राउंड ही नहीं डिफाइंड है। जैसे राष्ट्रपति के केस में क्या ग्राउंड डिफाइंड है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 61 में एक इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है। इसमें क्या है कि इनको हटाने के लिए कि एक रिमूवल इसको बोला गया और इफेक्टिव मेजॉरिटी, और इसके बाद से आपको क्या करना है, लोकसभा को आपको बता देना एंड अप्रूव्ड बाय लोकसभा। गवर्नर हमको बताइए, ये तो फिर वही हो गया कि फिर से वही नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड। मतलब कि कुछ लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जैसे आपका एमएलए, आपका एमपी, इवन आपका जो पंचायत में जो आपका ये जो प्रधान भी है, ये लोग क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। ये क्या है, नॉमिनेटेड। जैसे कि जो लोग आप सुनिएगा कि लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स भी, तो फिर और क्या है, वही आर्ट, साइंस, लिटरेचर, क्या और चौथा क्या है, सोशल वेलफेयर। क्या कहेंगे नहीं, उसके लिए कहा गया कितने 4 ग्राउंड पे जो है लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, 12 लोग को नॉमिनेट करते रहते। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, चौथा क्या है, क्या बात है, सोशल सर्विसेज। ठीक है, इस आधार पे आपको सोशल सर्विसेज कह लीजिए। ये जो है ये 4 ग्राउंड है ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स का। और यही जब एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आइएगा तो एक और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किस में ऐड हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आई बात समझ में, 4 वहां 5 ग्राउंड है। तो ये लोग नॉमिनेटेड हो गए, इलेक्टेड आप समझ ही गए। जो लोग क्या हो गए, या तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इधर डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये जो व्यक्ति है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, तो कौन अपॉइंटेड, अपॉइंटेड में हो गए आपके गवर्नर। गवर्नर नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं। तो अपॉइंटेड जो व्यक्ति है उसको कभी भी हटाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। समझ में आ रहा है, यही है। तो गवर्नर का कोई ग्राउंड नहीं है। किनको, हाँ, तो कहने का है जैसे कि अब जो भी यूनियन गवर्नमेंट आप लोग देखिएगा, जब भी नई सरकार आती है तो राज्यपाल इधर से उधर हटा दिए जाते हैं। हाँ, कोई भी बहुत से तमाम, जब से हिस्ट्री, ये क्लियर हो गया ना। ये यही, इसके अलावा और कोई है ही नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। या तो नॉमिनेट किया गया है, या तो निर्वाचित है, या इलेक्टेड है। तो इलेक्टेड जैसे एमपी हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड है कि नॉमिनेटेड है। तो अब ये इलेक्टेड जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में जो बहुमत दल का नेता होगा वो क्या होता है, वो प्रधानमंत्री होता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये डिफाइंड कहाँ है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। इसीलिए कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। सब निपटा दिया आप लोग, नहीं भूलना इसको कहते हैं, ये भूलना नहीं है, ये तो ऐसे लग रहा है कि पढ़े ही नहीं है कभी। भूलना तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब समझ में आ गया कि मैनर और ग्राउंड क्या है। तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई ग्राउंड नहीं है, और इनको जो हटाते हैं उस मेजोरिटी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो ये, ठीक है। तो अब कितना नंबर चाहिए, ये। और रेजिग्नेशन अगर होगा तो उस ग्राउंड पे ये लोग, और रिमूवल जो है, ठीक है। अब इससे जो है लगभग क्वेश्चन जो है आपका ये बन जाएगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन। Could you please, I was okay. हाँ, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली, बताइए। क्या है, सही है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा का क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया हैज, पहला ये जो है, ये सेंटेंस जो है ये सही है। हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, उसके कार्यालय से कोई औपचारिक कार्य जुड़ा नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। दिस इज ए राइट स्टेटमेंट। 1 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन्स और इज रिमूव्ड और डाइज। 1, 3 and 4 इज द आंसर। कोई औपचारिक, इनको कोई कार्य दिया ही नहीं गया है, केवल यही कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, who is the chairman of Rajya Sabha? Who among the following acts as the presiding officer of the house without being its member? ठीक है, Vice President of India is elected by an electoral college consisting of तो कौन होगा, ए होगा कि सी होगा? नॉमिनेटेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पक्का? और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं राज्यसभा के मेंबर? बोलिए। इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? बोलिए। क्या लैंग्वेज है उसका? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस में नॉमिनेटेड आए कि नहीं? इम्पीचमेंट में वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन में नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के। यहां ये लोग करेंगे, इसलिए मेंबर ऑफ द हाउस। क्वेश्चन यहीं से आता है, समझे ना? अब आइए, which of the following comprises the electoral college of vice president of India? 3 और 4 होगा कि नहीं? नहीं होगा, तो आंसर निकल गया।
समझ में आया कि नहीं है? आ रहा है ये? क्या इसका आंसर है? कैसे 1 और 2 है बताओ तो। ठीक है, और ये क्यों नहीं होते हैं? और ये लोग कहाँ होता है? राष्ट्रपति के केस में होंगे कि नहीं? राष्ट्रपति के केस में ये दोनों रहेंगे 3 और 4। ये भी होते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फिर कैसे बोल दिए कि ये दोनों होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट बताइए। हाँ, किसके नहीं होते हैं? यूटी तो विधानसभा हो गया ना, यूटी से थोड़ी ही उससे मतलब। हाँ, विधान परिषद की बात हो रही है। यूटी तो होता ही है, तो विधानसभा। यूटी का आपका विधानसभा उसकी जरूरत होगी जब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो बहुमत में, तब भी वो आता है यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट ये बताइए। The electoral college for election to this office consists of elected members of both the houses of parliament। सही की गलत? ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। He can hold the office of the president for a period not exceeding 6 months in the absence of the president. For election of the office of a candidate, nomination paper must be subscribed at least 20 electors as proposer and 20 electors as seconder। हाँ? नहीं है, यही आंसर। हाँ, 50 होने चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। चलिए 8वां बताइए। The Supreme Court inquires into the matters arising out of election of vice president। ठीक है। The decision of the president in the matters arising out of election of the vice president is final। उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न मामलों में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। सही है कि गलत है? बी वाला। बी को पढ़िए, इसको पढ़िए एक एक ऑप्शन को। सी लग रहा है। ये पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न मामलों में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, तो यही गलत हो गया। हाँ, 8 का बी आंसर दे रहे हैं। गुड। क्वेश्चन पढ़े आप लोग क्या? कौन इसमें से गलत है? तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें देखता है। द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट इज फाइनल। प्रेसिडेंट का कोई उससे रोल लेना ही देना नहीं है उसके इलेक्शन से। यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी घोषणा तक पदधारी द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं हो जाते। इफ इलेक्शन ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्ट्स डन बाय इनकम्बेंट अंटिल सच ए डिक्लेरेशन डू नॉट गेट इनवैलिडेटेड। डी ऑप्शन। Parliament can regulate any matter connected with the election of the vice president subject to provision of the constitution। संसद संविधान के प्रावधानों के अधीन उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। कुछ भी कर सकता है। इस दोनों स्टेटमेंट को लिखिए आप लोग अभी नोट में। बी तो आंसर है, वो तो गलत है। इसके अलावा बाकी जो बचा ये, चूंकि आप लोग को नॉर्मली मिलेगा नहीं ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन के रूप में ही आया। ये दोनों लिख लीजिए, दोनों सही स्टेटमेंट। रिवीजन कीजिए लोग, नई पढ़ाई हो रही है अच्छे से। बेसिक बेसिक चीज आप लोग भूल जा रहे हैं। इतना क्लास हुआ पॉलिटी का।
हो गया? चलिए नेक्स्ट। बताइए, which one of the following statements is incorrect? है ध्यान में? नहीं, चलिए एक लिस्ट लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन थे? लिखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक थे? 52 से उपराष्ट्रपति, ये सबसे फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक ये रहे। 50 से 62। हाँ, 50 से 62, 13 मई 1962। ये कौन रहे हैं? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 52 से 62। और बता रहे हैं, तो ये उनका टेन्योर था राजेंद्र प्रसाद का, प्रेसिडेंट का। और 62 में जब ये प्रेसिडेंट, जब ये उसके बाद हट गए, तो कौन प्रेसिडेंट बना? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? सो फार 6 वाइस प्रेसिडेंट्स हैव गॉन टू द बिकम प्रेसिडेंट। तो अभी आते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे आपके, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये 2 बार रहे उपराष्ट्रपति, और राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट 2 बार रहे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। जब भी आप लोग को जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये कितने बार रहे? 2 टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट उनके बाद आइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे जो आपके उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके गवर्नर भी रहे हैं यहाँ बिहार के, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट उनके बाद आइए, बीवी गिरी। ठीक है, बीवी गिरी के बाद लिखिए गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, इनका जो टेन्योर था 1967 से 1969 के बीच में रहा। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, गोपाल स्वरूप पाठक के पहले कौन बोले हैं? बीवी गिरी। तो वो 67-69 जो था, ये इनका जो दौर था, और ये वही टाइम था जब आपका बहुत कम इनका टेन्योर रहा। फिर गोपाल स्वरूप पाठक रहे, ये रहे 1969 से 1974। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक जो है राष्ट्रपति रहे हैं कि नहीं? नहीं रहे। लेकिन जो पहले हम लोग जो नाम हम लोगों ने लिया, कौन कौन सा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो ये 3 आपके कौन हो गए? उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके अलावा और बाद में आप देखिएगा, अभी पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद आप देखिएगा तो आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, बता रहे हैं। तो 3-3-6 ये लोग जो हो गए, ये क्या हो गए? जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे आपके, वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे।
जस्टिस हिदायतुल्ला आपके चीफ जस्टिस भी रहे और जस्टिस हिदायतुल्ला आपके क्या रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी कहानी ये है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, एक मिनट लिखना बंद कीजिए। चीफ जस्टिस थे, तो हुआ ये कि इनकी जो है ये प्रेसिडेंशियल टाइम पे जब ये थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनकी क्या हो गई कि मृत्यु हो गई उसी टेन्योर में। तो जब प्रेसिडेंट का जो जगह क्या है वो खाली हो गया, तो बीबी गिरी जो है वो प्रेसिडेंट बने। मीनवाइल जो इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में क्या हुआ कि बीबी गिरी आपके जो थे वो क्या हो गए, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो गए। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट वैकेंट हो गया और प्रेसिडेंट का सीट भी वैकेंट हो गया। तो जस्टिस हिदायतुल्ला क्योंकि उस समय क्या थे आपको, तो फिर वो हो गए चीफ जस्टिस, तो वो प्रेसिडेंट वाला भी वो सीट ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट वाला ये सीट जो था ये वैकेंट था, तो अब वाइस प्रेसिडेंट वाले सीट पे क्या हो गए, तो बीबी गिरी जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो बन गए। तो दोनों सीट जो खाली हो गया, तो जस्टिस हिदायतुल्ला जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो गोपाल स्वरूप पाठक हो गए, उसके बाद से लिखिए बीडी जत्ती। बीडी जत्ती, JATTI। फिर उसके बाद से आप लिखिए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। और ये अनअपोज्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, 6th वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे। हाँ, तो मतलब अब जो भी है। तो नेक्स्ट आर वेंकट। हाँ, आर वेंकट। शंकर दयाल शर्मा। KR नारायणन। ठीक है, कृष्णकांत। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत कौन, कहाँ के? हाँ, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, 2 टर्म जो है ये रहे हैं, 2012 से लेके 2017 तक एक टर्म रहा, और फिर दूसरा जो है इनका, नहीं, 2007 से 12, 12 से 17। ठीक है, 2 टर्म ये रह गए 2007 से 17। हाँ, मतलब वही 2007 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक। ठीक है, नेक्स्ट उनके बाद से कौन थे बताइए, 2017 से? हाँ, वेंकैया नायडू। ठीक है, 2022 तक रहे। तो वेंकैया नायडू के पास, हाँ, ये जगदीप धनखड़ इनके पहले जो थे ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये कितने नंबर में आप देखिएगा, तो ये किस नंबर के ये उपराष्ट्रपति हो गए, 14। लेकिन जब इलेक्शन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग का टर्म क्या है, 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है ये क्वेश्चन क्या आंसर दे रहे हैं ये, हाँ ठीक। अब बताइए, so far 6 vice presidents have gone on to become president. Only 1 vice president had an additional charge of the post of president. ठीक है, in addition to the one above, only Mr. BB Giri had an additional charge, and so also regular charge of the president. कौन इसमें इनकरेक्ट है? 3 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने बिना ही सेवानिवृत्त हो गए। 3 वाइस प्रेसिडेंट हैव रिटायर्ड एज सच विदाउट बिकमिंग प्रेसिडेंट। ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? हामिद अंसारी और बीडी जत्ती और गोपाल स्वरूप पाठक
3, ये तो सही है। 3 जो है ये लोग उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति नहीं बने, तो ये जो है डी आपका जो है ये करेक्ट है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 लोग जो है कभी राष्ट्रपति नहीं बने, तो बिना राष्ट्रपति बने ही वो क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। कौन कौन से ये लोग 3 लोग थे बताइए? बीडी जत्ती, हामिद अंसारी, इनको काय बोल जा रहे हैं? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भी तो वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन प्रेसिडेंट कहां बने? हैं? नहीं, वो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इस पे बात कर। 3 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने बिना सेवानिवृत्त हो गए, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? तब देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन के इस पे आ जाइए। अच्छा आप देखिए, ये केवल लिस्ट आपका ही हो जाएगा, ये तो बीबी गिरी वाला, ये तो जो है सो ठीक है। 6 वाइस प्रेसिडेंट्स हैव गॉन ऑन टू बिकम प्रेसिडेंट। कौन कौन से 6 जो है वो बने? अब एक एक करके सबका लिस्ट लिख लीजिए। पहले कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा बीबी गिरी, और चलिए इनको जो है ऑफिसेटिंग में ही रखते हैं, मैंने ये कार्यवाहक के थे, मैंने ऑफिसेटिंग इनको। हाँ नेक्स्ट, और बताइए। आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर, ठीक है। इनके बाद ठीक है, ये होगा। एक और है, जैसे कि आप ये कृष्णकांत जो थे, इनका टेन्योर क्या है? नहीं, जो भी ये भी तो नहीं रहे ना। हाँ, और इन लोगों ने अपना टेन्योर भी पूरा किया। तो ये जो 3 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने बिना ही सेवानिवृत्त हो गए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट, यही आंसर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इनको नहीं रखना है ये, क्योंकि ये कार्यवाहक थे, ऑफसेटिंग में थे, ठीक है। तो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं हुए, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। हाँ, तो ये जो पहला जो ये कि 6 वाइस प्रेसिडेंट, तो ये लोग रहे हैं, जस्टिस हिदायतुल्लाह जो आपके ये हो गए। समझ में आ गया? ये जो लिस्ट है ना, ये आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार सरसरी निगाह से इसको जरूर देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आते हैं और ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट 10 नंबर बनाइए। अभी एलिजिबिलिटी बता दी है कि ताकि क्वेश्चन सब आसानी से बन जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? क्या होना चाहिए? नहीं, आंसर पे अभी मत आइए, अभी इसको पहले इसको
वेरीफाई कीजिए। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल। ये गलत स्टेटमेंट है, उसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स ये होना चाहिए। और ये जो बोल दिए हैं इनफैक्ट ये राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ये, तो अब इसमें क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो पहला क्या है, करेक्ट है कि नॉट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है मतलब ये नॉट करेक्ट, ये सही है। ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बताइए। नहीं हो सकता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, 2 इज करेक्ट। तीसरा, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि गलत है? तो 3 तो आपका आंसर नहीं होगा। ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट। उन्हें औपचारिक महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये गलत जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 और 4 आपका जो हो गया वो आंसर हो रहा है, इसलिए कि इम्पीचमेंट की जरूरत ही नहीं हो सकता है, इनको कभी भी जो है रिमूव किया जा सकता है। अभी नोटिस पे अब समझ में आ गया, एक बार वो पढ़ लेने से क्वेश्चन बन जाए। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, तो उसमें क्या, हाँ तो ठीक तो है, तो उसमें क्या बुराई है? 5-6 2012 से 2017 कितना होता है? तो फिर अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 2007 से 2017 आप ही ना बताएं अभी हमको, तो फिर बताइए। आप ही बता रहे हैं हमको, हम तो पूछ भी नहीं रहे हैं कि 2007 से लेके 2017 तक 10 साल जो है हामिद अंसारी रहे, आप ही बता रहे हैं। तो हम इसी के आधार पे अंदाजा लगाए कि भाई 5 साल उनका कार्यकाल होता होगा। हम नहीं, भूल गए, सब कुछ भूल गए, अचानक से मेरा ब्रेन काम करना भूल गया, लेकिन अभी करंट जो है मेरा वो सही है, प्रोजेक्ट। तो इन्हीं के स्टेटमेंट पर हम इसको आंसर कर सकते हैं। हाँ वही मान लीजिए, वही शॉर्ट टर्म ही मेमोरी है, तब सी विल बी द आंसर देन। हाँ ठीक। क्या सुप्रीम कोर्ट, पहले हम क्वेश्चन तो पढ़ लें, पहले इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में पढ़िए। हाँ, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन। अभी इस पे तो कुछ पूछना ही नहीं है, तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कौन होगा बताइए? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं आप बताइए? ये तो 5-10 साल हो गए ना, किनका? राधा कृष्णन का 1950 से 1962 ये 12 साल जो है इनका, हम बताए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो प्रेसिडेंट का टेन्योर था, और उसी टाइम पे 2 बार जो है ये रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन का जो टेन्योर है आपका, ये कब से कब तक का है? 50 से 62 है। 1952 से 1957 लिखिए पहले। अरे राजेंद्र बाबू प्रसाद का कितना, कहाँ ध्यान है आप लोग का? हम बोले कि प्रेसिडेंट उस समय में टेन्योर में ये रहे। 26 जनवरी 1950 हमको याद है, डेट बोले होंगे, 26 जनवरी 1950 की रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वहां से लेके 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम बोले भी हैं। 13 मई 1962 तक। तो 13 मई 1962 को ऐसी क्या घटना घट गई थी, आप खुद सोचिए। हाँ
राधा कृष्ण में क्या डेट? वही तो बता रहे, 19 पहला जो उनका टर्म था 1952 से लेके 1957 तक, पहले लिखिए, पहले लिख ही लीजिए। हाँ, 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1957 तक। दूसरा टेन्योर है 1957 से लेके 1962 तक, 10 वर्ष हुआ। और राजेंद्र प्रसाद में से राजेंद्र प्रसाद जो कि 26 जनवरी 1950 में ही हुआ गए थे ना। तीसरा टेन्योर हुआ ना सर? किनका? राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से लेके और उसके बाद से 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ हाँ, वही बता। हाँ, तो 10 वर्ष हो रहे हैं उसके बाद से। ये जैसे इनका आप देख लीजिए, ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? क्या 1951। तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर, उसके पहले भी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर हो गया अब ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि उनके कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट वो हैं राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि कुछ प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद जो है, वो क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं, जैसे कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई उस समय जो है वो लोग रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या हुआ? तो उसको सबसे बढ़िया उसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। थोड़ा सा अगर ज्यादा ठंड लग रहा है तो हाँ तो बंद कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत है, शाम का टाइम ऐसे भी हो जाएगा। चलिए इसमें आइए, इसमें से which one of the following did not serve as vice president before assuming the office of the president of India? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए। क्या है? क्वेश्चन सामने है, बताइए। अभी लिस्ट आप लोग लिखे हैं, इसमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, which of the following did not serve as vice president? नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा के स्पीकर थे, और ये अनकंटेस्टेड जो है, इकलौते ऐसे हैं जो अनकंटेस्टेड अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुने गए। चलिए आइए, बताइए। The original constitution provided that the vice president would be elected by the two houses of the parliament assembled at a joint meeting. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ रहा है, पहले वो बनाइए। एक दो छोड़ दीजिए, पहले चौथा देखिए। The election of vice president cannot be challenged on the grounds that the electoral college was incomplete. ये तो सही है, इस ग्राउंड पर नहीं चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए कई जगह जो है, जैसे कि वैकेंसीज हम बता ही रहे हैं। ये तीसरा देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, नहीं फर्स्ट को भी छोड़िए, चौथा गलत है कि नहीं? कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड
that the electoral college was incomplete. बोलिए, फोर्थ सही है? Yes, sir. अब आ जाइए, तीसरा क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ओनली ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? वही पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? करते हैं सर। तीसरा गलत है। चलिए, 3 और 4 को गलत कर दीजिए। अब 4 सही है, तो बस उसको टिक लगा दीजिए, हो तो गया। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया था कि उसमें क्या किया गया था कि जो ज्वाइंट मीटिंग है तो बोथ द ये हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ये ऐड किया गया था, और वुड बी इलेक्टेड बाय 2 हाउस असेंबल्ड टुगेदर इन द ज्वाइंट मीटिंग। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है और बना कितना आसानी से? समझ में आया कि नहीं? कौन सा एक स्टेटमेंट को हटा दिया गया, चौथा सही है, तो चौथा सही है मतलब कि क्या है कि वो फॉल्स नहीं हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो तीसरा स्टेटमेंट आपका वो गलत है, 3 फॉल्स है, चौथा वही है, तो आंसर निकालना यही। हाँ, नेक्स्ट 14। वो एक सेकंड पहले हम पढ़ तो ले हैं क्या भाई? वो भी ठीक है, तो पढ़ तो ले, पहले पूछ क्या रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन उतना फास्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 2 नंबर में फखरुद्दीन अली अहमद और 3 नंबर नीलम संजीव रेड्डी। 2 और 3 नहीं है। हाँ ठीक तो है, 1 और 4 बी ऑप्शन सही है, यही बोल रहे थे आप। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी लिस्ट लिख लिए लो तब हो ही जाएगा। हाँ, ये है। यदि भारत के उपराष्ट्रपति को किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो ऐसी अवधि के लिए क्या सत्य है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। राज्य परिषद के अध्यक्ष गलत है, ये यहाँ पे राज्यसभा होगा। ये जो ट्रांसलेशन है ये गलत है, इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये क्या है वो हम बता देते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं राज्यसभा। नहीं, क्यों हो जाता है सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो वो भी आप पा जाइएगा आंसर, क्योंकि ये दौर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काउंसिल की हिंदी क्या होती है? समझिए, अभी भी आप लोग समझ नहीं रहे, पॉइंट नहीं जा रहा है। राज्य को, स्टेट्स को हिंदी में राज्य बोला गया, काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिषद। तो ये जो ट्रांसलेशन जब कंप्यूटर करेगा तो वो क्या कहेगा? राज्य परिषद करेगा, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स वो नहीं जानता है कि इसको राज्यसभा कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग उसमें नहीं फिट किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, जैसा लिखेंगे वैसा देगा। तो यही समस्या आ जाती है। इसीलिए जो है, चाहे कितना भी तकनीक आगे चला जाए, टेक्नोलॉजी आगे चला जाए, ये जो क्लासेस चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस और जो पढ़ाते हैं ये हमेशा रेलिवेंट रहेगा। क्वेश्चन सेट करिए, हमेशा जब कहिए उतनी बार फेल करा दिया जाएगा उसको। तो क्वेश्चन सेट करने पे ना है। जैसे कि आप ये समझिए, जैसे चेयरमैन वर्ड है तो चेयरमैन का वो कैसे ट्रांसलेशन कर देगा? सभापति से। और चेयरमैन, और इसमें लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। हो गया क्वेश्चन गलत। उसको स्पीकर आप राज्यसभा में नहीं कह सकते हैं।
आई बात समझ में? तो इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा निर्भर आप लोग, इतना बोल रहे ना कि क्वेश्चन का एबीसीडी आप लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एबीसीडी पे मत जाइए कि इसका ए सही है इसका बी सही, क्वेश्चन को टाइम दीजिए, डिकोड कीजिए, समझिए। ओरिजिनल जो आप एग्जाम देंगे ना उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे ही होता है, हालांकि उसमें ये है कि मार्क्स दे दिया जाता है या हटा दिया जाता है। हाँ हाँ तो बनाइए, इसमें क्या पूछ रहा है? केवल एक सही होगा मतलब कि आंसर, मतलब आपके हिसाब से 15 का सी है, डी है? एक मिनट देखने दीजिए। इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इम्यूलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो तो पाते ही है। If in this duration vice president resigns, then chief justice of India will perform the duties of president of India. कैसे गलत है? हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जब वो राष्ट्रपति रहेंगे ना, एकदम ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आप लोग लिखे भी होंगे नोट में। हाँ 2 और 3, अब वो राष्ट्रपति हो गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझ गए कि अगर वो रिजाइन कर दिया, ये तो घटना ही घटी हुई है, वही जो जस्टिस हिदायतुल्लाह वाला बता रहे और बीबी गिरी। हाँ ये बन रही है, ये 780 था, 16वें उपराष्ट्रपति और 14 नंबर में हो गए, है ना? मतलब कि 16, क्योंकि 2 लोग 2 बार रह चुके हैं, और ये 14 में। तो ये जो 2022 में अभी कौन है, ये जगदीप धनखड़, तो ये 780 है टोटल जो इसका सम है, ये 780 है। 88 नहीं है, 80, 780। हाँ नन ऑफ द अबव जो है, यस। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किससे प्रस्तावित किया जा सकता है? राज्यसभा ओनली, ठीक है। ये हो गए केवल आपके उपराष्ट्रपति। अब आ जाइए कुछ आप लोग को थोड़ा सा इनके विषय में। तो आप एक तरह से समझिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके, वो मूल रूप से क्या कुछ पूछना है और क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं है? नहीं तो कुछ पूछ रही तो हंस रही तो बताओ, आपको कंफ्यूजन हो गया। हाँ तो उपराष्ट्रपति के नाम पे हंसी आ रही है? उपराष्ट्रपति के नाम पे हंसी क्यों आ रही है ये समझिए, क्योंकि इनको कोई कार्य भी नहीं बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी ना कोई ये नहीं बताता है कि एक ही है कि ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, चलिए लिखिए वाइस प्रेसिडेंट के विषय में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो लिखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 of the Constitution provides that there shall be a Vice President of India. That there shall be a Vice President of India. Article 64 lays down that the Vice President of India, shall be ex officio chairman, 64, ex officio chairman of the Council of States. एक्स ऑफिशियो, हाँ एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन, मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वही होगा। जैसे कि पहले योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, तो जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो क्या हो गया, एक्स ऑफिशियो उसका प्रेसिडेंट हो, मतलब चेयरमैन उसका।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट ब्रैकेट में लिखिए राज्यसभा, एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जानते हैं आप लोग? कोई भी लाभ के पद पे नहीं। नहीं, वो तो उसकी हिंदी होता क्या है? कोई और सरकारी कोई पद पे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को चेक करने के लिए कुछ हम टेस्ट बताए थे, लिखे थे आप लोग? क्लास नहीं किए थे तो सब बताया होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ाए थे ना? वीडियो में सब होगा, सारा जितना रिकॉर्डेड वीडियो है पीछे उसमें देखिएगा, तो उसमें बताया गया कि उसमें कोई पब्लिक ऑफिसेज में नहीं होना चाहिए। इसके अलावे जो है जहां स्टेट का अगर कोई फंड अगर आ रहा है उसमें भी अगर आप कार्यरत हैं, इवन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मैनेजर हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑफिस ऑफ, हाँ ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें लिखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप the holder of the vice president, the holder of the office of the vice president, the holder of the office, हाँ क्या लिखे? In the constitutional setup, the holder of the office of the vice president office of the vice president is a part of union executive and the chairman of the Rajya Sabha, chairman of the Rajya Sabha, in the absence of the president due to resignation, death, any other क्या छूट गया क्या? हाँ, रेजिग्नेशन, डेथ और एनी अदर कॉजेस, the vice president shall hold the office and discharge the duties of the president. ठीक है, नीचे एक थोड़ा सा लाइन लिख लीजिए, द ड्यूअल रोल करके, द ड्यूअल रोल, हाँ दोहरी भूमिका जिसको कहते हैं, ये एक हेडिंग दे दीजिएगा। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द unique features of the Constitution of India. Constitution of India. It has
no exact parallel in the countries of other democratic constitutions of the world. में दुनिया में और कहीं जो है जहां लोकतांत्रिक संविधान है वहां जो है ये इस तरह का कोई पोस्ट जो है वो नहीं क्रिएट है, मतलब इस तरह का जो है हाँ कि वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके ये राज्यसभा के चेयरमैन है। ये प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से लिए? हाँ, ये यूएस में है, लेकिन नॉर्मली जो इनका जो ड्यूअल जो रोल है, जैसे कि वहां पे है कि राष्ट्रपति होता है वैसे राष्ट्रपति का भी नाम दोनों एक साथ कर दिया जाता है। हाँ, वो दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन प्रेसिडेंशियल हाँ, और अपने यहाँ जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया would preside over the Rajya Sabha ब्रैकेट में लिखिए अपर हाउस and act as president in certain contingency. देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला लिखिए ही मस्ट बी a citizen of India, ठीक है। दूसरा लिखिए shall be completed the age of कितना 35 ईयर। और राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या एज होना चाहिए? और लोकसभा ये ग्राम पंचायत के लिए गुड, तो 21 25। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एज चाहिए? राष्ट्रपति ठीक। गवर्नर के लिए कंफर्म मोर देन 35। अच्छा चलिए लिखिए। नहीं जब आप लोग बता ही रहे हैं तो गूगल वाला फोन किसके पास है? तो जब लिखे तो उसमें गवर्नर के लिए क्या चाहिए? नहीं 35 चाहिए सर। 35 चाहिए पक्का? गूगल पे सही दे रहा होगा। तो इसमें इतना कंफ्यूजन क्या, हमको यही नहीं समझ में। हम तो कुछ कंफ्यूजन तो पूछ रहे हैं हम इसका अब इसमें अब 30 35 21 18 इसमें कंफ्यूजन। हम कहाँ गुस्सा, हम तो गुस्सा नहीं, नॉर्मली क्या, हम तो ऐसे भी नॉर्मल केस में गुस्सा। हाँ हम कंफ्यूज भी नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं। यही तो पूछना, यही तो चीज, यही इसी की तो तैयार, इसी को तो प्रिपरेशन बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा 18th जो एज है वोटिंग राइट जो है ये कब आया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, कोई बता पाएगा?
अमेंडमेंट वाला सारा हुआ है? नहीं वो तो ठीक है, यहाँ तक तो आप सही है। 61 Yes, sir. Yes, sir. चेक कीजिए। Excited नहीं था, sir, but और सिक्किम कब जो है ये आया था? 1975 अमेंडमेंट बताइए 36वां। पक्का। Yes, sir. 26. और 73rd 74th हाँ मतलब पंचायत और नगरपालिका। 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Sir, शेड्यूल 10 वाला कौन सा था? एंटी डिफेक्ट था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा था? 73 वाला तो ये है पंचायत का। पंचायत का सर 86 में 6 से 14 साल है। हाँ हाँ 86 में 6 से 14 साल। 6 से 14 साल क्या? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे बोलिए ना। 86 वाला वो राजीव गांधी पीरियड बोलना है, फिर 86 में वहां चले जाइएगा, ऐसे थोड़ी है। सर ऐसे रिलेशन बनाना सर। नहीं वो जबरदस्ती वाला नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा एकदम, उसको सिलसिलेवार तरीका से। अमेंडमेंट ही बोल रहे थे तो हम सर यहाँ पे amendment चलिए क्या लिखे लोग, चलिए छोड़। सेमी कंप्लीटेड एज हाँ एज ऑफ 35। हाँ एंड हाँ इसी में अगला, he shall be eligible for to be a member of किसका मेंबर? राज्यसभा। लिखिए ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ ए टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon the office, on which he enters upon the office। जिस दिन ऑफिस में वो गए ना, उसी दिन से उनका टर्म जो है वो लिखिए। द वाइस प्रेसिडेंट may by writing under his hand address to the president resign his office अपनी इच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। ए वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस अब वही क्वेश्चन जो आ गया, बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ, एकदम एक एक वर्ड अंडरलाइन कीजिए और ध्यान से सुनिए। हाँ, पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ब्रैकेट में लिखिए तत्कालीन सदस्य। द देन मेंबर्स का मतलब है वैकेंसीज को हटा देंगे हम लोग, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए 250 सदस्य हैं जो है एट प्रेजेंट, है ना। जैसे इसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट कितने हैं अभी, मतलब 50 में से मान लीजिए 10 लोगों का किसी यूनिवर्सिटी में, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो है डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए या फिर पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो 50 में से 10 सीटें क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो 40 जो हुए ये क्या हो गए, ये जो देन मेंबर्स, है ना। तो जो तत्कालीन जो बच्चे, ये उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई सदस्य राज्यसभा का, वो इलेक्शन लड़ लिया लोकसभा जब 2024 का, तब वो कौन बना? हाँ, तो अब जो है तो ये राज्यसभा के सदस्य
लोकसभा के सदस्य, तो अब राज्यसभा वो रिजाइन कर देंगे, तो राज्यसभा तो वो क्या हो जाएगा, वो वैकेंट हो गया वो सीट। या कोई राज्यसभा का सदस्य है किसी दूसरे किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया, तो वो जो है ये क्या हो गया, ये सीटें वैकेंट हो गई। या जो रिटायर भी करते हैं लोग तब भी वो वैकेंट होता है, तो वैकेंसीज को हटा दिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल द देन मेंबर्स। अब आगे लिखिए, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड मतलब सहमति, टू बाई द हाउस ऑफ द पीपल but no resolution for the purpose of this clause। ये आर्टिकल 67 है, आप लोगों को बता दें, ये जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है आर्टिकल 67। दिस क्लॉज shall be moved unless, इसको अंडरलाइन कीजिए, at least 14 days 14 दिन 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। इसी में अगला लिखिए सी, रिजोल्यूशन। इसी में अगला लिखिए सी, ए वाइस प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successors enters upon his office। क्या मतलब हुआ, अब इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल जो आप लोग ये लिखे हैं, इसमें कैसे उनको हटाने, तो इसमें क्या बताया गया, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे, इसमें मैनर बताया गया उनका, किस तरह से हटाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस ग्राउंड पे हटाया जाता है, ठीक है ना। और इनके विषय में जैसे कि जो ड्यूअल रोल है, तो ये क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्या हो गया, ये डिग्नेटरी हो गया। अच्छा, इनको काम क्या दिया था, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, इनका इलेक्शन होता है तो कैसे होता है, हाँ, इनको जो हटाया जा रहा है तो रिमूवल प्रोसेस में क्या है, जो तत्कालीन मेंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से आ गए, राज्यसभा के तत्कालीन मेंबर्स हैं, और उनका क्या है कि हाफ उनकी मेजॉरिटी, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब मान लीजिए कि 250 जो है वहां पे सीटें हैं, 250 में से 20 वैकेंसीज ये हट गई, तो कितना हो गया 230। तो 230 का जो मेजॉरिटी क्या हो जाएगा 116। अब मान लीजिए कि किसी गिवन डे वाइस प्रेसिडेंट जो है 250 टोटल, जो मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स है, ठीक है, वैकेंसीज जो है वो 20 है, 20 वैकेंट सीट है, 230 मेंबर्स हो गए। किसी गिवन डे जो है 120 जो है ये मेंबर ये प्रेजेंट है, ठीक है, 120 प्रेजेंट है आपको राज्यसभा में, तो कितना मेंबर चाहिए इनको हटाने के लिए, कितना वोट चाहिए 61। इन स्पाइट ऑफ हिज, हाँ,
50+1 चाहिए, 50% +1। क्वेश्चन सिचुएशन समझ गए आप लोग कि 250 टोटल मेंबर है राज्यसभा के, 20 वैकेंट हैं, 230 मेंबर हुए, और किसी गिवन डे जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है उस दिन 120 मेंबर प्रेजेंट है, तो कितना चाहिए नंबर हटाने के लिए? मिनिमम इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनको इतना ही सीट लाना जरूरी सब कुछ जो है आप लोग को लिखा पढ़ा के 3 बार 4 बार दे दिया गया, उसको पढ़िए। हाँ, है। +1 होगा तो 116 बोल रहे हैं। हाँ, आप 116 और 81 कौन बता रहा है? आप बता रहे हैं 81। 81 81 का क्या आपका है? ये पीछे का तर्क क्या है? 2/3 आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए इनका कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? 61 आप कह रहे हैं। चलिए, और कोई? आप लोग भी कुछ बोलिए। बोलने में क्या जाता है? हाँ, कितना? 116। कितना? 116। अब आप तो कंफ्यूज हो गए। सबसे लास्ट में, लास्ट वाले को यही ना दिक्कत है कि किसके साथ जाएं, पहले ही बोल देना चाहिए था। बोल दीजिए आप भी। बोलने में क्या जाता है? जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे कि कितना। हाँ, अच्छा ठीक है। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कितना तूफानी रिवीजन हो रहा है आप लोग का? बोलिए। सिचुएशन समझ गए? 250 टोटल मेंबर है, 20 लोग वैकेंट है, 230 टोटल मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, उस दिन 120 लोग आए हैं, कितना चाहिए? ये इतना इजी सिचुएशन है। हाँ बताइए, आप ही बस बचे हुए हैं। कितना? आपसे अब वो हम नहीं जान रहे। अब ये क्वेश्चन सिचुएशन बताइए जल्दी। हाँ, 61 बोल रहे हैं आप। बीच का कोई रास्ता नहीं है, बोलना है इसमें। नहीं उनको बोलने दीजिए, समझ गए। 61 ये सबका गलत है। लिखने के बाद सबके 116 जो है जितने लोग बोले हैं वो सही है, वही होगा ही। कुछ सिचुएशन ही है। ऑल द देन मेंबर्स में वैकेंसी वोटिंग के टाइम प्रेजेंट जो रहेगा उसका 50+1 होना चाहिए। All the 10 members. इसको रिवाइंड करें क्या? हाँ पीछे जितना मतलब वैकेंसी हटा करके जितना बचा उसका मेजॉरिटी। तत्कालीन सदस्य है वो। हाँ तो आप सही बोले, वही तो बोले जो लोग बोले 116 सही है। प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी में है। गवर्नमेंट के केस में है कि अगर लोग एब्सेंट है तो वो नहीं काउंट होगा। आया भी है, अगर वोट पे नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो वो नहीं उसका काउंट होगा। तभी तो लोग एब्सेंट कर जाते हैं ना गवर्नमेंट के केस में। हाँ, सिंपल मेजॉरिटी में। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है। अभी तो यही समझा रहे हैं इफेक्टिव ऑल द देन मेंबर्स। इसमें भी यह बताया आप लोग को कि बस उतना ये चाहिए, है ना। और जहां 2/3 एंड वोटिंग जो है, तो 2/3 कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हुआ, जिनको प्रेसिडेंट को हटाने में या जजेस को, ये चीज यही है बहुमत। देखिए अब पढ़िए तो उसको कोई पढ़िए तो एक आदमी ये रिमूवल वाला जो है, आप पढ़ो तो इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। A vice president may be removed from his office by a resolution of the council of the state passed by a majority of all the 10 members. मेजॉरिटी मतलब बहुमत। बहुमत कह रहा है क्या कि वो 3/4 2/3 या कि बहुमत मतलब कि 50% +1 ऑल द 10 मेंबर्स। अब पढ़ो आगे। Majority of all the 10 members of the council and agreed to हाँ by the House of the People हाँ but no
purpose of this clause हाँ। shall be removed unless at least 14 days notice have been 14 दिन का नोटिस जो है, यही है, सिंपल चीज है। अब इसका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए अगर ये आ जाए तो। अब ये क्लियर हो गया, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का। आगे जो है इसको और इसको प्रोसीड किया जाए। थैंक यू।